बिल्कुल सही कहा कि संभावनाएं अनंत हैं और इन संभावनाओं को कैसे हम रियलाइज़ करें, इस पर हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर रितेश शर्मा, जो कि आपकी जो तकनीकी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे उनको मैनेज करना है एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, इनका बहुत बारीकियों से इनका जानकारी रखते हैं और आपके साथ ये अपने विचार साझा करेंगे। थैंक यू मैडम। आज के इस सत्र के चेयरमैन ऑनरेबल डायरेक्टर एपीडा डॉक्टर तरुण बजाज जी, हमारे साथ श्री विनोद कौल साहब, विपिन गुप्ता जी, नदीम सिद्दीकी जी, मैडम अलका जी, गिरीश जी, तोमर साहब शायद चले गए हैं, सभी किसान भाइयों बहनों, बासमती के ऊपर मुझे बात करनी है। जैसे कि मेरा टॉपिक भी है आज का, निर्यात की संभावना है, बासमती निर्यात की संभावनाएं और चुनौतियां। पहली बात यह है कि बासमती, क्योंकि जैसे अभी कौल साहब ने भी बताया कि एक बासमती एक टर्म, एक शब्द आते ही थोड़ा दिमाग में अलग कुछ आने लगता है। बासमती मतलब कुछ अलग चावल, कुछ स्पेशल, और कुछ स्पेशल जैसा बताया उन्होंने बहुत सीमित क्षेत्र के पास है। केवल हमारे 7 राज्य हैं और 7 राज्य भी पूरे नहीं हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, 5 राज्य हैं पूरे, और जम्मू के 3 जिले और उत्तर प्रदेश के 30 जिले। केवल इतने से लोग बासमती को पैदा करने वाले हैं। और पूरी दुनिया की बात करूं तो इसके अलावा केवल 13-14 जिले पाकिस्तान के और आते हैं। मतलब हम बहुत थोड़े से लोग हैं जो बासमती की खेती इस दुनिया में कर सकते हैं, या ये ईश्वर ने ये जो बासमती है सिर्फ हम चुनिंदा लोगों को दी है। लेकिन जब मार्केट की बात की जाती है, उन्होंने एक शब्द यूज किया कौल साहब ने, अनंत संभावनाएं हैं। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति चावल खाना चाहता है तो पहली चॉइस आती है बासमती। यानी कि हमें ये पता है कि ये हमारे पास, हम थोड़े से लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया खाना चाहती है। इसका मतलब क्या है कि हमें ये चावल अपनी शर्तों पर अपने रेट के अनुसार देना चाहिए। क्योंकि जब हम 164 देशों में भेज रहे हैं, पूरी दुनिया हमारे पास खरीदने के लिए तैयार है, तो अब ये हमारे ऊपर है, हमारी काबिलियत के ऊपर है कि हम उनकी जेब से पैसा निकाल सकें। और उसके लिए क्या आवश्यक है? हमारी बासमती का प्रोडक्शन, या कोई भी दूसरा उत्पाद है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो प्रोडक्शन ऐसा हो जैसा ग्राहक चाहता है। अब क्योंकि ये तो खाने की चीज़ है, खेती से रिलेटेड है, और खाने में आप अपने आप को देखिए, यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं, हम क्या खाना चाहते हैं? हम वो खाना चाहते हैं, कोई भी फसल हो, कोई भी अनाज हो, कोई भी सब्जी हो, फल हो, या कोई मिठाई हो, कुछ भी बना हो, हम ये चाहते हैं उसके अंदर केमिकल्स ना हो, केमिकल्स के अंश ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि केमिकल यूज नहीं करने हैं, बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर है, इसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बीमारी आती हैं। हल्की फुल्की बीमारी हुई, पहले हम क्या करते हैं, जुकाम ही हुआ, अरे भाई गर्म पानी पी लो, कुछ काली मिर्च खा लो, कुछ दूसरे, मतलब अपनी कोशिश करते हैं जो साधन हमारे पास आसानी से उपलब्ध हैं, जिसमें कोई रसायन ना हो, उनका हम प्रयोग करें। लेकिन जब समस्या बढ़ती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वो दवाइयाँ लेते हैं जो डॉक्टर कहता है, और उनकी मात्रा भी उतनी ही होती है। यदि डॉक्टर ने लिखा है कि ये गोली 1 दिन में 1 बार लेनी है और ये 3 बार लेनी है, तो वही लेते हैं। लेकिन खेती में हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमने ये सोचा ही नहीं ग्राहक को क्या चाहिए, क्योंकि हमारे देश में किसान के पास असीमित अधिकार हैं। हम अपनी इच्छा से फसल का चयन करते हैं, अपनी इच्छा से प्रजाति का चयन करते हैं, और उसके बाद जो उसमें दवाइयाँ डाली जाती हैं उनको हम, क्योंकि हमें, हर किसान को इतना ज्ञान नहीं है कि किस बीमारी के लिए क्या डलना है, तो वो अपने पास के दुकानदार के ऊपर ज़्यादा निर्भर होता है, या आपके जो आड़ती भाई हैं जो इसका काम करते हैं उनके ऊपर निर्भर होता है, और उसने जो दे दिया वही हम डाल देते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, जैसे कि क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कौल साहब ने डाटा आपको बताया है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा बात करूंगा। मैंने उस डाटा से सिर्फ ये निकाला कि हमने दुनिया में
किस रेट में इस साल अपना बासमती भेजा। 2014-15 में हमने जो बासमती भेजा वो 74 रुपये 50 पैसे प्रति किलो था। उसके बाद एकदम से हम 15-16 में कोई 55, 53, 54, 55, 58 और 19 में हमने फिर जाके 74 का आंकड़ा पकड़ा, लेकिन उसके बाद फिर हम 64.5 रुपये किलो के हिसाब से दुनिया को चावल दे रहे हैं। यानी कि हम अपने हिसाब से नहीं दे रहे। जहाँ 14 में हमने 75 रुपये तक दे दिया, 74.5 रुपये, आज हम 64.5 रुपये दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, और ख़ास तौर से जहाँ हम बैठे हैं पूसा IARI, बासमती में तो यहाँ से क्रांति आई है। चाहे डॉक्टर VP सिंह सर रहे हों, चाहे डॉक्टर AK सिंह सर रहे हों, या पूरी टीम जो है, ऐसी प्रजातियाँ हमको दी कि जहाँ हम 2.5 टन प्रोडक्शन लेते थे, आज यदि मैं 1401 की बात करूं, सिरसा और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 8 टन तो जनरली किसान लेते हैं। मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। वैज्ञानिकों ने अच्छी किस्में दी, आपने जी तोड़ मेहनत की और प्रोडक्शन तो बढ़ाया। बट आप ईमानदारी से सोचिए, क्या वो काम अच्छा है कि हम बहुत सारी मेहनत करें, बहुत सारा माल अपनी दुकान में रखें और कमाई होती है उसमें 100 रुपये 200 रुपये या थोड़ी कम, या वो अच्छा है कि कम करके भी ज़्यादा कमाई करें। यानी कि अभी जो हमने एक ट्रेंड बनाया है कि हर किसान का, क्योंकि मैं इन 7 राज्यों में जाता हूँ, देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है हर किसान की एक आदत है कि मेरे गांव में मुझसे ज़्यादा किसी का झाड़ नहीं आना चाहिए। क्या डालना है, कितनी लागत लगानी है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसान को किसानी करने से काम नहीं चलेगा, अब किसान को व्यापारी बनना पड़ेगा। जब तक आप व्यापारी नहीं बनेंगे आपका काम नहीं चलने वाला। और व्यापारी बनने का मतलब ये नहीं है खेत बेच के और दुकान खोलनी है। व्यापारी का सिर्फ एक काम होता है, वो ये सोचता है कि यदि वो किसी भी व्यापार में 100 रुपये लगा रहा है तो उसे मिलेगा कितना। जबकि हम कभी ये नहीं सोचते, हम सिर्फ एक साइड सोचते हैं कि मैंने ये कट्टा डालना है, आज उसने डाला मैंने भी डालना है, उसकी फसल गाढ़ा हरे रंग की दिख रही है मैंने भी कर देनी है, दवाई पहले से ही डाल दो, कोई भी कीड़ा बीमारी ना आ पाए। हम अपनी लागत की ओर ध्यान नहीं देते। आपको मैं बता दूं, बासमती ईश्वर का एक ऐसा अनमोल तोहफा है, कुदरत का ऐसा वरदान आप लोगों को है, जिस पर बहुत कम खाद और बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन 90% से ज़्यादा लोग हर समय ये सोचते हैं कि मैं बासमती की खेती या चावल की नॉर्मल खेती कर रहे हैं तो सामान्य चावल की तरह हमेशा तो खेत को भरा रखूं। मैंने इतना तक देखा है हरियाणा पंजाब में भी कि जनरेटर लाइट नहीं है तो जनरेटर लगा के, लेकिन मेरा खेत ना सूख जाए, स्टैंडिंग वाटर 5-6 इंची तक भर के रखने की प्रयास होता है। और फर्टिलाइज़र हमेशा ये प्रयास होता है कि देखने में मेरा खेत ऐसा लगे। वही वाली बात है कि बच्चा हुआ और माँ हमेशा ये चाहती है, छोटा सा ही है, कि वो तगड़ा दिखना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ खिलाना है। अब आप छोटे बच्चे को घी पिलाने लगो तो क्या होगा, दस्त होंगे, पेट खराब होगा, या ज़्यादा आप भी खा लोगे तो क्या होता है, हमारे शरीर को दिक्कत होती है। ज़्यादा खाना कभी भी ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा होता है। इसी तरह से फसल के अंदर, खास तौर से बासमती में, फर्टिलाइज़र्स का यूज बहुत कम करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग की जो बात हो रही है उसके लिए बासमती से बढ़िया कोई किस्में है नहीं। 11-21 है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। आप हमारे फार्म पर मोदीपुरम में आइए, किसी साल तो हम एक भी दाना यूरिया का डालने की ज़रूरत नहीं होती। आपने ढैंचा लेना है, हरी खाद लेनी है, चाहे मूंग ले लीजिए अब गेहूं कटने के बाद, चाहे ढैंचा लीजिए, हरी खाद लीजिए, लेज़र लेबलिंग कराइए, आवश्यकता है तभी यूरिया का प्रयोग कीजिए, अन्यथा ना कीजिए। क्योंकि भोजन और पानी, ये दोनों चीज़ों का यदि कॉम्बिनेशन सही किया, पानी का सही प्रयोग किया, आपको दवाई डालने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हमें आदत पड़ गई है। अभी हमारे डायरेक्टर साहब पूछ रहे थे कि भाई पाकिस्तान के उसमें क्यों नहीं आते, अभी पीछे हम बैठे थे जब, वो यूज क्यों नहीं करते, हम क्यों करते हैं। तो डिस्कशन में मैं बात बता रहा था, हमारे यहाँ किसान को जब हम लिख के देते हैं कि ये दवा डालनी है या ये नहीं डालनी है, जब तक एक बड़ी सी पोटली दुकानदार बना के ना दे, थोड़ी सी जेब ढीली ना हो जाए, नींद नहीं आती
कि कुछ लगा ही नहीं, हो कैसे जाएगी। लेकिन जो लोग करते हैं, ईमानदारी से बताइए, आपके बीच में बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ, वो लोग बहुत कम लागत से बासमती की खेती कर सकते हैं। बासमती में लागत लगाओगे तो नुकसान होगा ही होगा, ये तय बात है। कितनी भी लागत लगाइए, कितनी भी मेहनत कीजिए, यदि बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप अच्छी फसल नहीं ले पाएंगे। बीज एक बहुत बड़ी समस्या है, अच्छे बीज की आपूर्ति। निश्चित रूप से इसमें पूसा संस्थान भी काफ़ी काम कर रहा है, BEDF भी, हम भी प्रयास करते हैं कि देश का सबसे अच्छा बीज दें। और जिस दिन हम पहले दिन देना शुरू करते हैं तो पंजाब हरियाणा से लोग रात में ही आके और सुबह 4 बजे ही टोकन लेके पहले लेते हैं। लेकिन ना तो IARI बीज की पूर्ति पूरी कर सकता है, चाहे बड़ा संस्थान है, ना BEDF कर सकता है, ना यूनिवर्सिटीज़ कर सकती हैं। ये तब संभव है जब आप में से कुछ लोग आगे आएँ और बीज बनाएं। किसान को चाहिए कि उसकी आमदनी बढ़े। आमदनी बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ खेती करें और सिंपल मंडी में भेजें, नहीं, आप दूसरे आयाम, हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के लोग हमारे पास जम्मू से, पंजाब से, यहाँ भी देखिए लाइनें लगी हैं, इतनी दूर से आते हैं। क्या आप इससे अच्छा बीज वहाँ नहीं दे सकते? दे सकते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा बीज दे सकते हैं। हम लोग भी ये काम करते हैं, हम आपको ट्रेनिंग्स देते हैं, हम आपके खेतों पर ट्रेनिंग देते हैं। और मैं बताऊँ, हमारे कई किसान ऐसे हैं जो अपनी बीज कंपनी चला रहे हैं। और मैडम, एक किसान ऐसा है जो हिंदुस्तान में पहला है, वो DNA टेस्टेड बीज देता है, सिंपल किसान है, और वो आज 2000 कुंटल सीड बनाता है और उसके गांव से ही वो सीड बिक जाता है। तो इसी तरह से आप में से भी जो लोग सीड के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, वो BEDF से, IARI से या कहीं से भी ट्रेनिंग लेके इसको कर सकते हैं, क्योंकि बीज अच्छा होगा तो आसानी से हम बासमती की खेती करके बिना पेस्टिसाइड्स के, रेजिड्यू के प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपने एक पाटा, BEDF ने एक पाटा प्रैक्टिस अपने यहाँ थोड़ी सी रिफाइन करके डेवलप की थी। उसमें क्या है कि आपने ट्रांसप्लांटिंग करने के 15 दिन बाद खेत में पानी भर के एक लकड़ी का पाटा ले लीजिए, कड़ी ले लीजिए, जिसका वजन कोई 15 किलो के करीब होगा, उसमें रस्सी बांधिए और पूरे खेत में पाटा चला दीजिए। शुरू में किसान कहते थे, जी ऐसे तो ये तो लोग गांव वाले मजाक उड़ाएंगे, लगे हुए धान पे आप पाटा चलवा रहे हो। लेकिन 15 से 20% तक उपज बढ़ जाती है, क्योंकि जो सॉइल की लेयर है वो डिस्टर्ब होने से उसमें क्या होता है, एयरेशन प्रॉपर होता है, वायु का संचार अच्छा होता है, तो जड़ों का विकास अच्छा होता है। और जड़ों का विकास अच्छा होगा तो वो न्यूट्रिएंट्स खेत से ले सकेगा, जिससे पूरे पौधा अच्छा चलता है। एक ये काम करता है स्ट्रोक थेरेपी, क्योंकि अधिकतर बासमती के किसान ज़्यादा टिलरिंग, कल्ले, फूट बोलते हैं कुछ लोग, कल्ले ज़्यादा बोलते हैं, उसके लिए दवाइयाँ डालते हैं, जबकि कहीं भी ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप ये पाटा चलाइए, आप देखेंगे आपके यहाँ 1.5 गुना तक कल्ले ज़्यादा निकल आएंगे। आप इस तरह की छोटी छोटी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्सरी पर विशेष ध्यान देना है। समय हो रहा है, मैं 2 मिनट में बस और करता हूँ। नर्सरी पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हमने बचपन में बच्चे की परवरिश अच्छी की है, शुरुआत में हमने बच्चे का बहुत ध्यान देते हैं ना, जरा जरा सी भी दिक्कत हो तुरंत ध्यान देते हैं, इसी तरह से हमें नर्सरी में विशेष ध्यान देना है, जबकि नर्सरी को हम नेग्लेक्ट कर जाते हैं। हम इसके लिए तो बहुत प्रयासरत रहते हैं कि बीज लाना है, पूसा से लाइन में लगना हो, धक्के खाने हो, या अच्छी जगह से बीज लेके गए, लेकिन इस बीज को ले जाके करते क्या है, हमने अपने नौकर को दे देना है, और उसने जैसे वो लगाता आ रहा था अपनी क्यारी बनाई अंदाज से और उसमें बीज डाल दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। नर्सरी के अंदर पौध पैदा कैसे की जाए उसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, जैसे बच्चे को शुरुआत में ध्यान देते हैं। वो छोटा है, यदि अच्छे बचपन में ही अच्छा होगा तो उसका जीवन आगे अच्छा चलेगा, उसको बीमारी कम होंगी। उसमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात है कितने बीज के लिए कितना एरिया लेना है। हमारी रिकमेंडेशंस भी अलग अलग हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट ने। यदि हम रिकमेंडेशन पे जाएं तो 1 एकड़ में 10 किलो 12 किलो बीज चाहिए, जबकि कोई भी किसान पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास तौर से 6 किलो से ज़्यादा 1 किले में 1 एकड़ में बीज नहीं लगाते, ये भी ज़्यादा ही है। तो आप उस एरिया के हिसाब से ना जाएं,
आप 1 किलो बीज के लिए कम से कम 25 वर्ग मीटर, 5 मीटर ऐसे 5 मीटर ऐसे, ये हो गया 25 वर्ग मीटर, इतने एरिया में 1 किलो बीज गिरना चाहिए। उससे क्या होगा, एक एक बीज थोड़ा दूर दूर होगा, हर बीज को प्रॉपर स्पेस मिलेगा, वो खाना सही से ले सकेगा और फिर वो पौधा अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा। और ऐसे करेंगे तो 18 से 20 दिन की पौध वो बिल्कुल तैयार होगी ट्रांसप्लांटिंग के लिए। जैसे हमारे जीवन में अवस्थाएं होती हैं ना, बाल्यकाल बचपन है, फिर थोड़े से बड़े हुए, किशोर हुए, फिर जवान हुए, फिर अधेड़ हुए, फिर बुजुर्ग हुए, और हर जो अवस्था है उसके कार्य भी अलग हैं। ऐसे ही खेत में भी, धान में भी, इनकी भी अवस्था के अनुसार कार्य होने चाहिए। कई बार हम 35 दिन की, 40 दिन की, 38 दिन की पौध लगाते हैं, समय निकल गया, आप 45 साल 50 साल में शादी करोगे, फिर सोचोगे बहुत अच्छा वंश चलेगा, काम नहीं चलेगा। 18-20 दिन की पौध आपको लगानी है। यदि आपने 25 दिन तक की पौध लगाई है, आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आईपीएम के ऊपर जाना है, मतलब जब आवश्यकता है तभी केमिकल्स को डालना है, वो भी वैज्ञानिकों की सलाह से। खास तौर से बासमती में बिना वैज्ञानिक की सलाह के कोई भी दवाई न डालें। इसके लिए IARI के भी विभिन्न KBK से भी संपर्क कर सकते हैं, और BEDF ने भी, हमने भी अपनी एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन बनाई हुई है, उसके ऊपर भी आप अपना मैसेज कभी भी डाल के और जानकारी ले सकते हैं। बासमती से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए आप ये काम कर सकते हैं। उसका नंबर है 86-306 41-798, 86-306 41-798। लास्ट में मैं एक बात और कहूँगा, मैंने समय तो थोड़ा ज़्यादा लिया है। ऑर्गेनिक की बहुत बात हुई है और एक मार्केट की बात थी, वो मैं बीच में छोड़ गया। मैं ये कह रहा था कि अपनी शर्तों पर, अपने रेट पर आप कब बेच पाओगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ कि जब आप अपने घर के लिए कोई सामान खरीदने जाते हो, ख़ास तौर से मैं, चलिए एक उदाहरण लेते हैं, आप अपनी मैडम के साथ साड़ी खरीदने गए, दुकान पर पहुँचे, बड़ी सी दुकान में गए, आपके पास पैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने आपको एक साड़ी दिखाई, आपने पूछा कितने की है, उन्होंने कहा इतने की है, पैसे दिए, लेके आ गए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। हम क्या करते हैं, ये साड़ी नहीं चाहिए, ये दिखाओ, उसमें पट्टा ऐसा होना चाहिए, उसका कलर ऐसा होना चाहिए, ये कलर ठीक नहीं है, ये आउटडेटेड है, अपनी चॉइस बताते हैं। और जब दुकानदार ये देख लेता है कि इसकी चॉइस ये है और उसने वो साड़ी निकाल के दी, तो वो भले ही आपसे 200 रुपये फालतू लेगा, आप खुशी खुशी देते हो। लेकिन यदि आप ये सोच लो कि जो मैंने देनी है यही साड़ी है मेरे पास, लेनी है लो, नहीं तो जाओ, तो वो आपके पास ग्राहक नहीं टिकने वाला। वही काम आपकी हर फसल का है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी पैदा करके मंडी में ले जाओगे और फिर चाहोगे मुंह मांगा दाम मिले, नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट करना है, हमें ऐसा बासमती पैदा करना है जो ग्राहक चाहता है, जिसमें पेस्टिसाइड्स के अंश ना हो। और पेस्टिसाइड के अंश आएंगे ही नहीं। यदि बासमती में तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ बीमारी हैं जिनको हम कई तरह से इलाज कर सकते हैं, और दवाइयाँ भी ऐसी हैं, यदि हम उनके वेटिंग पीरियड का ध्यान रखें। वेटिंग पीरियड होता है कि जिस दिन हम स्प्रे कर रहे हैं उससे कितने दिन बाद कटाई करनी है, कटाई से कितने दिन पहले तक स्प्रे कर सकते हैं। सही मात्रा, पूरा पानी, सही दवा का आपने प्रयोग किया तो रेजिड्यू किसी केमिकल से नहीं आएंगे। हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है, ये पेस्टिसाइड में प्रॉब्लम है उस देश में, अब इसको मत डलवाइए, दूसरे को डलवाएं। कहाँ तक बदलेंगे, कितने बदलेंगे? जब तक आप सही तरीके से खेती नहीं करेंगे ये समस्या बनी रहेगी। और सही तरीके का मतलब सिर्फ वही है कि जो दवाई डलनी है और जितनी डलनी है उतनी ही डालनी है, तब आप मुंह मांगे रेट पर बेच सकेंगे। लास्ट में मैं, क्योंकि मैंने अभी एक ट्रेंड देखा है, अधिकतर किसान भाई, शहर के लोग नहीं, किसान भाई पूरे साल की कम से कम 9 महीने सब्जियां बाजार से खरीदते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक, क्योंकि क्या होता है, एक बताने का ये बात है, कभी हम किस तरह से सोचते हैं, कभी नहीं सोचते उस तरह से। मैं सिंपल सी बात करूं, एक आदमी 3 समय आपके परिवार में, परिवार यदि 5 लोगों का भी है, 3 समय खाना बनता है, सुबह नाश्ता बनता है, दोपहर का खाना और रात का। क्या 100 रुपए की सब्जी तो कम से कम खाते होंगे, नहीं खाते होंगे?
खाते हैं। 30 दिन में 100 रुपये से 3,000 रुपये की हो गई, एक साल में 18,000 रुपये की हो, 3,000 की हो गई, 36,000 रुपये की हो गई एक साल में। आपने माना 3 महीने सब्जी नहीं भी खाई या 6 महीने नहीं खाई तो भी 36 के आधे 18,000 होते हैं, मतलब 18-20 हज़ार रुपये की हम सब्जी खरीदते हैं और उसके अंदर भी कितने पेस्टिसाइड हैं पता नहीं, जिससे कि हर किसी के घर में बीमारी आ रही हैं। क्या हम किसान भाई अपना आधा बीघा, 1 बीघा में एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा लेते हैं? एक एकड़ के 5वें भाग में 800 स्क्वायर मीटर में आप 10,000 से ज़्यादा तो नहीं कमा पाते होंगे। यदि आप आधा बीघा जिससे आप फसल बेच के 5,000 कमाते हैं, उसको सिर्फ अपनी सब्जी के लिए रख लीजिए, अपने घर की सब्जी के लिए रख लीजिए, तो भी आप उससे 13 से 15,000 रुपये तो एक्स्ट्रा कमा लेंगे और अपनी सब्जी भी ठीक होगी। और कितना पैसा डॉक्टर वाला बचाएंगे ये आप लोग नहीं सोचते हैं। तो मेरी लास्ट में बस यही रिक्वेस्ट थी कि आप कम से कम अपने लिए तो अपनी सब्जियां जरूर बनाएं। नंबर 86 306 41 798 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हेल्पलाइन है। आप मेरा पर्सनल नंबर कई बार नहीं उठ पाता, मैं कहीं इधर उधर हूँ, चाहें तो लिख सकते हैं 94 127 050 48। यूट्यूब पर एक चैनल है डॉक्टर रितेश शर्मा के नाम से, आपको सारी तकनीकियाँ, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है, यहाँ समय कम है तो बहुत सारी बातें की जाएंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, आप हेल्पलाइन से ले सकते हैं। बाकी यहाँ से पास में ही मोदीपुरम में हमारा एक छोटा सा फार्म है, इंटरनेशनल लैब है जो एक्सपोर्टर्स के काम आएंगी, जहाँ DNA टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, पेस्टिसाइड रेजिड्यू सभी कुछ है। तो आप वहाँ से जिसको भी जहाँ जिस तरह का लगता है कि हम वहाँ से लाभ ले सकते हैं, आप सबका हमेशा स्वागत है। और एक बार अंत में मैं पुनः IARI खासतौर से मैडम का और डायरेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने एक मौका दिया यहाँ पर आपसे रूबरू होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर रितेश, आपका बहुत ही प्रभावशाली वक्तव्य और बड़े विस्तार से आपने उन विषयों को टच किया जिससे फार्मर अपने डे टू डे उसमें रूबरू होते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे फार्मर्स के जो क्वेश्चन दिमाग में थे यहाँ आने से पहले वो अपने आप ही डॉक्टर रितेश और हमारे जो और वक्ता थे उनके मदद के द्वारा आंसर्ड हो गए होंगे।